नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी को लेकर प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और वहीं अगर बात करें तो इस वक्त मेरे साथ टिकट के दावेदार कांग्रेस पार्टी से मिथुन वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिथुन वर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका अम्बाला कवरेज में। देखिए, अम्बाला कवरेज का और अम्बाला कवरेज के व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी मिथुन जी, जिस तरीके की राजनीति में उठापटक चल रही है, जोड़ तोड़ चल रहा है हरियाणा में, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, हरियाणा में राजनीति जो है वो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अगले 4 अक्टूबर को पूरी मेजॉरिटी के साथ आने वाली है और हमारे जो हैं सीएम हमारे कांग्रेस पार्टी के बनने जा रहे हैं। जी मिथुन जी, वहीं अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से आप भी जो है हाउस में आपने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, वहीं अगर हाउस की जो मीटिंग चलती है उसमें जनहित के आपने काफ़ी मुद्दे उसमें उठाए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हालांकि जनता के बीच भी आप 24 घंटे रहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से यही एक ताकत रही है कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो नगर निगम का हाउस में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में, पूरी मजबूती के साथ जो है लोगों के मुद्दे को उठाते हैं और वही काम मैंने भी किया है। कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मुद्दों को उठाता रहा हूँ और उठाता रहूँगा। जी। अच्छा, अगर बात कर लें अपने अम्बाला की, जिस तरीके से भाजपा रही है, 10 साल भाजपा ने राज किया है अम्बाला में, उसको लेकर काफ़ी अभी जो भी प्रोजेक्ट हैं वो भी काफ़ी अधूरे पड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप क्या मानते हो? देखिए, आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये अम्बाला में जग जाहिर है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। मैं उन सब से भी ऊपर जो है अवैध कॉलोनियों के प्रोजेक्ट की बात करना चाहूँगा, क्योंकि अवैध कॉलोनियों की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। पिछले 10 साल में इस सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए, आप नगर निगम अम्बाला का उठा करके देख लीजिए, वो लोग टैक्स दे रहे हैं। पता नहीं पिछले कितने सालों से वो एरिया, चाहे वो बलदेव नगर हो, चाहे रविदास बस्ती हो, चाहे वो कहीं का भी एरिया अम्बाला में, इतनी कॉलोनियों को अवैध किया गया है और जबकि वो म्यूनसिपल लिमिट में है, ओल्ड म्यूनसिपल लिमिट के अंदर है और वो लोग टैक्स भी दे रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी ये सरकार 10 साल में उन अवैध कॉलोनियों को वैध नहीं करा सकी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा कहना चाहूँगा और मेरी प्रायोरिटी रहेगी, जिस समय भी कांग्रेस की सरकार आती है और अम्बाला में कांग्रेस पार्टी का विधायक बनते ही हम सबसे पहले जो है अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तरफ ध्यान देंगे। जी। अच्छा, अगर आपकी हम बात करें, अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्या कुछ एजेंडे रहेंगे आप? देखिए, अगर पार्टी ने मौका दिया विधानसभा का इलेक्शन लड़ने का और उसके बाद जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो उसके बाद मुद्दे सबसे पहला तो मैं बता ही चुका हूँ कि अवैध कॉलोनियों को वैध करवाना ही सबसे प्राइमरी बात रहेगी। और अगर उसके बाद बात की जाए, मैं चौक चौराहों को सजाना, उनको दोबारा तो टूटने के बाद दोबारा बनाना, उस तरफ तो बाद की बात ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है अम्बाला में, जो पानी की निकासी, बरसाती पानी की निकासी के लिए किसी ने भी आज तक काम नहीं किया। मेरी सोच जो है, कपड़ा मार्केट हर साल डूबती है, करोड़ों अरबों का नुकसान होता है। नदी मोहल्ला, नई बस्ती, अगर हम चले जाएं मनमोहन नगर, 7 सेक्टर, 9 सेक्टर, 10 सेक्टर, शहर का कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जो अछूता हो इस चीज़ से। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है अवैध कॉलोनियों को वैध करवाना और पानी की निकासी के लिए एक मास्टर प्लान लेकर के आना। उसके बाद भी दिमाग में और प्रोजेक्ट्स हैं, वो आने वाले समय में ज़रूर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या मानते हो, जिस तरीके से 10 साल जो है अम्बाला विधायक भी रहे, क्या कुछ अभी तक अधूरा पड़ा है? और वहीं अगर आपकी बात कर ले तो क्या कुछ आप सबसे पहले करने वाले हो? देखिए, अधूरे की अगर मैं बात करूं तो जग जाहिर है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि पार्क, सिटी पार्क का इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। जो लोग सुबह पार्क में सैर करने जाया करते थे, वहां आपने देखा भी होगा रंगारंग प्रोग्राम भी हुआ करते थे। 14 नवंबर का प्रोग्राम हर साल वहीं हुआ करता था, बाल दिवस का। तो इस तरह की चीज़ें जो बंद कर दी गई हैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए, 3-3 बार उसको जो है प्रोजेक्ट के लिए टेंडर को बढ़ा दिया गया है, पैसे बढ़ा दिए गए हैं। पता नहीं क्या काम कर रहे हैं ये सरकार। अगर उसी तरह से नौरंग राय तालाब की बात की जाए, दोबारा वावंदवासी जो आ चुकी है, अभी भी हालात जो हैं वहाँ के बेकार हुए पड़े हैं। अगर ओल्ड सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए, अगर अम्बाला के मुख्य द्वार की बात की जाए, तो इस तरह के
पता नहीं कितने प्रोजेक्ट, अब तो गिनती भी नहीं है। अभी तो एक और शिलान्यास कर दिया गया, एक और लॉलीपॉप दे दिया गया है। तो इस तरह की मंशा इस सरकार की रही है। तो इन सब को आते ही सबसे पहले तो इन सब की जांच करवाई जाएगी कि ये किस वजह से इतनी लेट हुए और क्या इसमें करप्शन लग रहा है। उसके बाद इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा भी हम करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उसके अलावा और दिमाग में प्लानिंग है, आपको पहले बता चुका हूँ कि बरसाती पानी की निकासी प्रमुखता रहेगी, अवैध कॉलोनियों को वैध करवाना प्रमुखता रहेगी। बहुत से दिमाग में प्लानिंग है। अच्छा, अगर बात कर ले जाए, जिस तरीके से भाजपा भी कहती है कि शिक्षा, मेडिकल वगैरह जो है या फिर रोजगार जो है वो मेन मुद्दे रहेंगे, लेकिन अगर हम बात कर ले तो क्या लगता है कि जो भाजपा सरकार का राज रहा है उसमें रोजगार मिल पाया युवाओं को? देखिए, आप अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखें, भारत से विदेश में जाने वाले बच्चों की संख्या में लगभग 25% का इजाफा हुआ है। क्यों बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं बच्चे? क्योंकि यहाँ पर नौकरियों का अवसर खत्म हो चुका है। उनको पता है हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी पैसा खर्च कर दे, क्योंकि आजकल पढ़ाई पर इन्होंने पैसा भी इतना लगना शुरू हो गया है कि एक आम आदमी जो है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। तो वो लोग जितना भी पढ़ पाते हैं उसके बाद बाहर विदेश की तरफ भागना कोशिश करते हैं। तो मैं वही कहूँगा कि हरियाणा में बिल्कुल रोज़गार बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इस सरकार ने। सिर्फ नाम रखा है, आपने जग जाहिर था वो ये खर्ची पर्ची की बात करते हैं, बिना खर्ची पर्ची के होता है, वो बैग पकड़े गए थे, इन्हीं की सरकार की सारी वो हैं, अंदर खाते ये काम करते हैं उसी तरह का। लेकिन नौकरियां फिर भी नहीं दी जा रही। हमारे हरियाणा का युवा का जो भविष्य है बहुत ज़्यादा अंधेरेपन में जा रहा है। तो आने वाले समय में जैसी सरकार कांग्रेस की आती है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सरकारी कर्मचारियों को, कच्चे सरकारी कर्मचारी अभी तक आखिरी बार भी जो कच्चे कर्मचारी है कांग्रेस सरकार में हरियाणा में उनको पक्का किया गया था और फिर वही समय वापस आ रहा है। 10 साल का इनका कुशासन जाने वाला है और कांग्रेस की सरकार दोबारा से आने वाली है और वो कच्चे कर्मचारियों को भी दोबारा पक्का करने के लिए वो भी आस लगाए बैठे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी अंदर से भरे बैठे हैं और उनको पक्का किया जाएगा। और युवाओं के लिए जो भी रोजगार, जिस तरह भी रोजगार की नीति बनाई जाएगी वो जरूर कामयाब होगी। मिथुन वर्मा जी, आप भी टिकट की दावेदारी की बात कर रहे हैं, टिकटार्थी हैं आप, और लेकिन अगर समीकरणों की बात करी जाए तो क्या कुछ समीकरण है जिससे कि आपको टिकट मिले? जी, आपने समीकरण की बात की है तो मैं बताना चाहूँगा कि अंबाला में लगभग 2,57,000 वोटर जो पिछले लोकसभा में आए थे उसके हिसाब से हैं। और अगर बात की जाए अंबाला में बीसी समुदाय की, बैकवर्ड क्लास की, लगभग बीसी समाज के 65 से 70,000 वोटर्स जो है अंबाला में है। और उसके बाद अगर बात की जाए एससी समाज की, लगभग 55,000 वोटर जो हैं एससी समाज के हैं। और बीसी और एससी समाज अलग नहीं है, आपस में मिले हुए हैं, सब मिले, हम दोनों आपस में एक जैसे हैं। तो एससी और बीसी मिल करके हर बार जो है एमएलए बनाते हैं, तो वही समीकरण। और अगर मैं अपनी कास्ट की बात करूं, मैं सुनार समाज से आता हूं, बीसी ए कास्ट से आता हूं, तो अंबाला में लगभग 24,000 सुनार बिरादरी से वोटर्स हैं। तो ये समीकरण है और ये समीकरण के हिसाब से ये सभी लोग हमारे अपने हैं। उसके अलावा अन्य जातियां जो हैं वो भी हमें सपोर्ट करती हैं, हमसे मिली जुली हैं और हमारा सबके साथ उठना बैठना है। बाज़ारों में अच्छा उठना बैठना है, घरों में लगभग 70% घरों तक डायरेक्ट अप्रोच है, शहर में भी और गाँव में भी। तो ये समीकरण के हिसाब से दावेदारी पेश की है और आने वाला समय जो है परमात्मा चाहेगा, अंबाला की जनता चाहेगी, बहन कुमारी शैलजा जी जैसा आदेश करेंगी तो वो सब जो है अच्छा करके दिखाएंगे हम। जी, जिस तरीके की समीकरणों की आप बात कर रहे हैं मिथुन वर्मा जी, अगर पार्टी ऑफिस से आपको टिकट मिल जाती है और वहीं अगर हम बात कर ले 37 जो है उम्मीदवार जिनको जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और आपको टिकट मिला, तो किस तरीके से वो मतभेद को देखूँगा, मतलब दूर किया जाएगा, क्योंकि 37 दावेदार हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि वो मतभेद तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 37 उम्मीदवार होना एक बहुत अच्छी बात है पार्टी के लिए, अच्छा साइन है। जहां दूसरी तरफ कोई पार्टी के उम्मीदवारी
मतलब नहीं पहुंच पा रही है। हमारी पार्टी में 37 लोगों ने उम्मीदवारी जताई है। मैं बहुत अच्छा कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो है इतनी प्रबल अंबाले में हो चुकी है कि वापस से वो जो समय था वापस आ चुका है। 37 लोगों ने दावेदारी की है। अब मैं बात करता हूँ उनसे कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे परिवार का आज तक किसी के साथ भी कोई मतभेद नहीं हुआ है, और जितने हमारे 37 उम्मीदवार हैं, सब 37 दावेदार हैं, उन सब के साथ बहुत अच्छा भाईचारा है, सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, आपस में मिलते जुलते हम रहते हैं, पार्टी के हैं सभी अगर टिकट मिलती है तो सभी संतुष्ट भी होंगे और सबसे बात भी की जाएगी, पर्सनली बात भी करूँगा, तो सबको मनाएंगे। माने हुए वो लोग अपने घर के आदमी हैं सब, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जी, अगर टिकट मान लो किसी और उम्मीदवार को मिलती है तो उनके साथ भी खड़े रहेंगे मिथुन वर्मा? देखिए, जो पार्टी का आदेश रहेगा, मैंने आपको बताया 37 लोग हैं, मिलनी एक को है, और 37 के 37 प्रबल दावेदार हैं, बहुत अच्छी अपनी अपनी पोजीशन है हर किसी की। तो अगर किसी और को मौका मिलता है तो मेरे लिए पार्टी हाई कमान जो आदेश करेगी, बहन शैलजा जो आदेश करेंगी, तो वो मेरे लिए सर्वोपरि है। वो मैं हमेशा मानता आया हूँ और मानता रहूँगा। जी, मिथुन वर्मा जी, वैसे तो अगर हाउस की मीटिंग की हम बात कर लें, उसमें जनहित के मुद्दे आपने उठाए, लेकिन पिछली बार बाढ़ भी रही, उसके साथ साथ कोरोना का लंबा समय भी रहा, उसमें भी आपको देखा गया था आप किस तरीके से अपने कंधों पर, अपने सिर पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर उठा करके चले थे। और वहीं अगर बात कर ले तो इसको लेकर क्या कुछ कहोगे? हालांकि और भी लोग थे सेवा करने वाले, लेकिन आप सबसे ज़्यादा नज़र आए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस समय कोरोना का दौर आया, वो बहुत बुरा समय था, काला समय था एक पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो जैसे ही पता लगा कि इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, तो देखने में आया कि ऑक्सीजन की भारी मात्रा की कमी हो रही है। पार्टी की तरफ से भी आदेश आया, बहन कुमारी शैलजा जी ने स्पेशल ड्यूटी लगाई मेरी और मेरे परिवार की कि आप लोगों ने सिलेंडर की जितनी सप्लाई हो सके, ऑक्सीजन की सिलेंडरों की, वो आप कोशिश करिए। तो पूरी कोशिश की, लगभग 400 से 500 सिलेंडर के करीब जो है हमने मेरे परिवार ने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके अपने कंधे पर उठाया, किसी ने हाथों से उठाया। और यहाँ बताऊँगा आपको कि लोगों के घरों तक, जो हॉस्पिटल में पूरी भीड़ थी, बेड खाली नहीं थे, तो लोगों को घर में ही आइसोलेट किया गया था, उनके घर में ही एक अलग से उनका कमरा बना दिया गया था। तो वहाँ तक कोई नहीं जा पा रहा था, वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहे थे सिलेंडर लगवाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। हम जैसे हमें पता लगता था, जैसे हमें कोई कॉल आता था, तो हम तुरंत जो है अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को वहाँ लेकर के जाते थे। और रोकना चाहूँगी, मतलब राजनीति से हटकर एक समाज सेवा उस वक्त आप करते नजर आए। जी बिल्कुल, एक इंसानियत एक जो है दिल में हमेशा ही है और हमेशा रहेगी, और उस इंसानियत के नाते ही हमने उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को देने का काम किया। और उसके साथ साथ बहुत से लोगों को हम बताया भी नहीं, अंदर बिना वीडियो भी नहीं डाली शायद उन चीज़ों की, तो ऐसे से हमने सेवाएं की हैं, पीपी किट वगैरह, राशन वगैरह। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, उस समय में अंबाला के अंदर काफ़ी कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो फंस गए थे। हमने स्पेशल व्यवस्था की और उनको यहाँ से उनके कश्मीर तक, वहाँ तक पहुँचाया, प्रशासन से बात की, स्पेशल एक गाड़ी भिजवा करके उनको वहाँ तक पहुँचाया भी। लोग पलायन करते उस वक्त नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मजदूर थे, जो बाहर से प्रवासी आए हुए थे ये यूपी साइड से, उनको भी हमने जो है वहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरा सहयोग किया। जो खाना था वो भी हमने अवेलेबल करवाया। और अगर मैं बाढ़ की बात आपने जैसे की है, तो बाढ़ के समय में, जिस समय बाढ़ आई उस समय मैं अकेला आदमी बाहर मौजूद था, अपने कार्यकर्ताओं, अपने दोस्तों के साथ में, मेरे एरिया वासियों के साथ में। उस समय में कोई भी प्रशासन का आदमी नहीं जाग रहा था, सब सो रहे थे। जितने भी राजनीतिक दलों के राजनीति करने वाले लोग हैं वो भी सोए हुए थे। हमारे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं हिंदुस्तान में मौजूद नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। तो उस समय में मैंने उनको जगाने का काम किया और वही नतीजा था कि वो जल्दी जल्दी टीमें गठित हुई और जल्दी जल्दी उस पर कार्रवाई हुई और वो 3-4-5 दिन के अंदर अंदर काफ़ी स्थिति जो है संभली। मतलब अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है, वैसे तो नहीं हो, ज़्यादा अच्छा है, होता है तो उसके लिए भी तत्पर रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, प्रयास हमेशा से वही है, इंसानियत वाली बात दिमाग में है, दिल में है कि इस चीज़ से हट करके इंसानियत सबसे आगे है। तो उसके लिए हमेशा मैं, मेरा परिवार और मेरे जितने भी साथी हैं हमेशा तत्पर रहते हैं।
तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे मिथुन वर्मा कांग्रेस पार्टी से, और प्रबल दावेदार हैं क्योंकि समीकरणों की वो बात कर रहे हैं किस तरीके से। और वहीं अगर बात कर ले तो जिस तरीके से 24 घंटे वो जनता के बीच में रहते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरीके से राजनीति में जोड़ तोड़ और उठापटक चल रही है, इस बीच क्या कुछ रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा।